हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती या 7 फेज शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है और बहुत ही कम समय है, लगभग 1 महीना प्लस समय बचा हुआ है। और इस 1 महीने प्लस समय में जितना आप लोग बिहार के बारे में जान ले उतना अच्छा है, क्योंकि बिहार जी के जो है जीएस के अंदर ही आएगी आपकी, और हर तरह के टॉपिक आपको पता होने चाहिए। बिहार से संबंधित काफ़ी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस भी साथ के साथ स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन आज जो एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बिहार की नदियाँ। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पानी और नदी का हमारे देश में क्या स्थान है, लेकिन बिहार के मामले में कहानी उल्टी है। बिहार के मामले में जो नदियाँ हैं वो बिहार के निवासियों को दोहरी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर कर देती है। कई कई महीने, 3 4 5 महीने उनको अपने घर से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि बिहार में बाढ़ की समस्या लगातार बनी रहती है, फ्लड की समस्या लगातार बनी रहती है, और वो आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। आज फ़िलहाल अफवाह तंत्र को जानेंगे बिहार की नदियों के। बिहार में नदियाँ कहाँ कहाँ से आती हैं और कहाँ कहाँ को जाती हैं, कितना रास्ता तय करती है, कहाँ पे इनका उद्गम है यानी ओरिजिन है, कहाँ पे इनका संगम है यानी कहाँ ये मिलती हैं। पूरी बिहार की जो नदी तंत्र है उसके बारे में सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे आज। और वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, जो कुछ हिंदी में रहेगा उसको इंग्लिश में अच्छे से समझा दिया जाएगा। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बिहार के मैप की बात करें तो बिहार को आप अगर देखें तो गंगा नदी बिहार को 2 भाग में डिवाइड करती हुई नज़र आती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी बिहार में जो नदियाँ होती हैं वो आपके हिमालयों से आती हैं, वहीं दक्षिणी बिहार में जो नदियाँ होती हैं वो आपके पठारी रीजन या प्लेट्यू रीजन से आती हैं। दोनों ही प्रकार की नदियों की अपनी अपनी महत्वता है। अगर हम जानें तो जो हिमालय नदियाँ होती है या हिमालयन रिवर होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ बिहार में आती है। एक तो ये सदा नीरी होती है, यानी पूरे साल 12 महीने इसमें पानी होता है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, वहाँ से इसमें पानी की कमी पूरी होती रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने के कारण बाढ़ की संभावनाएं बनती हैं। बिहार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोसी नदी है, जहाँ पे हर साल बाढ़ की संभावना नहीं, बाढ़ आती ही आती है, और कोसी अपना रास्ता भी थोड़ा थोड़ा बदल रही है। इसी से पता चलता है कि जो हिमालय की नदी होती हैं वो मार्ग बदलने वाली नदियाँ होती हैं, ये अपना रास्ता अपना फ्लो बदलती रहती हैं, जैसे कि कोसी नदी बदल रही है। कोसी नदी का बदलता हुआ रास्ता मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो हिमालय है, एक आपको पता है यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी जो एक युवा पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं ये भी युवा कहलाती हैं, यंग रिवर्स कहलाती हैं। वही अगर हम पठारी नदियों की बात करें तो ये बिहार में दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। ये बेस्ड ऑन रेन होती है, इनमें जो पानी होता है वो बारिश के थ्रू ही आता है। सीधी होती हैं, ये रास्ता नहीं बदलती अक्सर अपना, और इनको बूढ़ी नदियाँ कहते हैं। और ये एक एक तरीके से बारिश पे निर्भर करती है पूरी पूरी तरीके से, लेकिन बिहार में जो बाढ़ लाने का काम करती है वो हिमालय से आने वाली नदियाँ होती हैं, वो करती हैं। हिमालय से नेपाल के थ्रू आने वाली नदियाँ ये बिहार में बाढ़ का काम करती हैं। और गंगा रिवर आप देख ही रहे हो, इसने डिवीज़न कर दिया बिहार का 2 भागों में। तो आज हम जो नदियाँ हैं वो भी हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। एक तो उत्तरी बिहार की नदियाँ और एक दक्षिणी बिहार की नदियाँ। उत्तरी और दक्षिणी बिहार दोनों की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना एक भी नदी। मैंने सारी मेन मेन रिवर्स फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मेंशन किए। अगर आप दक्षिणी बिहार की नदियों की बात करें जो पठारी क्षेत्र से आती हैं, कुछ झारखंड से, कुछ मध्य प्रदेश से और कुछ खुद बिहार से, तो उनमें एक करमनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय, इस तरह की जो नदियां हैं वो पाई जाती हैं। उत्तरी बिहार में तो आपका घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बिहार को 2 भागों में बांट रही है गंगा नदी, इंडिया की होली रिवर, जिसको गंगा माँ भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया के लिए, इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण रिवर यही है। अगर हम देखें तो गंगा ही है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। अब गंगा नदी उत्तरकाशी जिला जो है उत्तराखंड का, वहाँ पे जो गंगोत्री ग्लेशियर है
हम सबको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का ओरिजिन होता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और बाद में इसका नाम गंगा पड़ता है। अलकनंदा भागीरथी का जहाँ पे संगम होता है वहीं से इसका नाम गंगा शुरू हो जाता है। ठीक है। और बांग्लादेश में तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो इनके नाम भी बदलते रहते हैं। इसकी कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में इसकी जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर ही है। ठीक है। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं वह है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, महानंदा, फल्गु और कर्मनाशा। बिहार की हर नदियों की अपनी एक कहानी है, सुनने में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। गंगा नदी की जो एंट्री होती है वो बिहार में वो बक्सर ज़िले में चौसा के पास से होती है। बक्सर ज़िले के चौसा के पास से गंगा नदी की एंट्री बिहार में हो जाती है। अब ये चौसा कहाँ पे है, मैप में कैसा दिखता है, ज़रा आगे देखते हैं। ये है गंगा नदी और ये चौसा के पास से एंट्री करती है। बक्सर के चौसा के पास से बिहार में इसकी एंट्री हो जाती है। थोड़े से मैप के थ्रू मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। अब उत्तरी बिहार की नदियों को जान लेते हैं, फिर दक्षिणी बिहार की नदियों को जानेंगे। रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न बिहार। नॉर्दर्न बिहार की जो सबसे महत्वपूर्ण रिवर है वो है गंडक रिवर। हम सब जानते हैं गंडक रिवर की अपनी एक कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ वेस्ट बिहार की प्रमुख नदी है, बिहार के उत्तर पश्चिम में है। और आपको पता है कि इसी के बगल से इसके बगल में एक राष्ट्रीय पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा आज इसमें रिपीट हो जाएगा। गंडक नदी का ओरिजिन जो होता है वो 7620 मीटर ऊंचाई पर धौलागिरी पर्वत या माउंटेन से ये नदी निकलती है। ठीक है। यह काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनती है। दो नदियां काली और त्रिशूली, जैसे गंगा कैसे बनती है अलकनंदा और भागीरथी से, वैसे ही काली और त्रिशूली नदियों के संगम से गंडक नदी बनती है। बिहार में इसकी एंट्री भैंसालोटन से होती है जो पश्चिमी चंपारण में है। भैंसालोटन बिहार में इसकी एंट्री यहीं से होती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। ये जो रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट सारे आपको याद रखने हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क इसी गंडक रिवर के बगल में मौजूद है। गंडक रिवर इसको कवर करती है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता होगा जो नदियाँ वगैरह है ये घाटियाँ, पास और गॉर्ज वगैरह बनाती हैं। तो गंडक रिवर जो है ये धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करने के बाद गॉर्ज बनाती हैं, एक तरीके की घाटी बनाती है वी आकार की। जो वी आकार की घाटियाँ होती हैं उनको गॉर्ज कह देते हैं। ठीक है। ये भौगोलिक आकृति है जो नदियों द्वारा बनाई जाती है। तो ये गंडक नदी बनाती है गॉर्ज धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करने के बाद इस तरह की कुछ आकृति बनाती है। मैंने खुद इसको मार्क किया है इमेज में। ये रेड कलर का मार्क मैंने इसलिए दिया ताकि आप इसको पहचान पाओ। अब गंडक नदी को नेपाल में गंडकी, शालिग्रामी और नारायणी के नाम से जाना जाता है। वहीं इसका अन्य नाम काली गंडक और सदानीरा है। गंडक नदी की प्रमुख ट्रिब्यूटरी रिवर या सहायक नदियों में काली गंडक, त्रिशूली, मरसी गंडक, मदी, बूढ़ी गंडक आदि शामिल है। अगर बात करें इस नदी में शालिग्राम पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में शालिग्राम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। तो यही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें आपको शालिग्राम देखने को मिल जाएंगे। मुलायम पत्थर होते हैं, जैसे नर्मदा में कहीं ना कहीं शिवलिंग पाए जाते हैं, वैसे इसमें शालिग्राम पाए जाते हैं। तो हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये नदी नेपाल में, भारत में बहुत ज़्यादा होली यानी पवित्र मानी जाती है, गंगा की ही तरह। यह हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है गंडक। ये हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है, ज्वाइन कर लेती है गंगा नदी को। अब गंडक रिवर, आपने नमामि गंगे परियोजना के बारे में ज़रूर सुना होगा। गंडक रिवर भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आता है। अब इसके थ्रू क्या किया गया है इसमें वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा लेटेस्ट है जो आपको बिहार SCERT की बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के विकास के साथ 2 घाट, नदियों के पास घाट बनाए जाते हैं। गंडक रिवर पे भी 2 घाट बनाए गए हैं गोपालगंज जिले में।
ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम यानी नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के अंतर्गत भैंसालोटन बैराज, बैराज का मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ डैम होता है, भैंसालोटन बैराज जहाँ से एंट्री होती है गंडक की भारत में, बिहार में, भैंसालोटन बैराज से लेकर बिहार के हाजीपुर में गंडक और गंगा नदी के संगम। देखो बिहार के हाजीपुर में, देखो भैंसालोटन जो है वहाँ से तो गंडक बिहार में आती है, और गंडक बिहार में गंगा में मिलती कहाँ पे है, वो है आपका हाजीपुर। यहाँ तक के एरिया को नेशनल वाटरवे NW37 का नाम दिया गया। जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं ना, नेशनल हाईवे के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ऐसे हमारे देश में नेशनल वाटरवेज भी हैं। 111 नेशनल वाटरवेज में 37th नेशनल वाटरवे का नाम गंडक रिवर वाले पूरे एरिया को दे दिया गया है। यानी भैंसालोटन से लेकर हाजीपुर तक जो गंडक रिवर बहती है उसको नेशनल वाटरवे 37 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, घाघरा नदी। घाघरा नदी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उत्तर बिहार की नदियाँ पढ़ रहे हैं हम सारी। इसका ओरिजिन जो होता है ये तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है। मापचा चुंगो हिमनद या मापचा चुंगो ग्लेशियर से इसका ओरिजिन यानी उद्गम होता है। बिहार में इसकी कुल लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में इसकी एंट्री सिवान के निकट से होती है, यानी सिवान के पास से, सिवान जिले से इसकी एंट्री हो जाती है। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा यानी डिवीज़न ऑफ बाउंड्री का निर्धारण करती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को बांटती उत्तर की तरफ से, ध्यान रखना है चीज़। घाघरा सारण जिले में छपरा के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। यानी गंगा नदी में मिलने की इसकी जगह कौन सी है, छपरा। आ कहाँ से रही है, तिब्बत से, और मिल कहाँ पे रही है, छपरा में, गंगा नदी में। ठीक है, इस नदी को नेपाल में करनाली तथा उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। अब आपको सबको पता ही है कि सरयू नदी का कितना बड़ा महत्व है अयोध्या में। यहीं पे भगवान राम ने जल समाधि ली थी। ठीक है, जो हमने रामायण देखी उसके अकॉर्डिंग, तो इस पर्सपेक्टिव से इस नदी का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन बिहार में इसको घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सरयू, वहीं नेपाल में करनाली नदी के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, राप्ती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है। इसके अलावा छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि। ये आप ज़्यादा याद मत रखिए, थोड़ा बहुत याद रखिए। ठीक है, मेन जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। कोसी नदी बिहार का सिन है, बिहार का श्राप है ये नदी, बिहार का शोक है नदी, क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ आने का सबसे बड़ा रीज़न यही नदी है। ठीक है, ऋग्वेद में इस नदी का नाम कोशिकी के नाम से आना जाता है, लेकिन आजकल इसे कोसी नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है ये नदी, क्योंकि ये 7 नदी धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, इसीलिए इसको सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसकी एंट्री सुपौल जिले के भीमनगर के पास से होती है। ठीक है, इसका ओरिजिन कोसी नदी जो है वो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर या बाउंड्री पर गोसाई थान चोटी से निकलती है। यानी कोसी नदी कहाँ से निकलती है, गोसाई थान चोटी से। बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यह कटिहार जिले में कुर्सेरा के पास गंगा में आके मिल जाती है। यानी आप देख रहे होंगे ज़्यादातर नदियाँ गंगा में मिल रही हैं, लेकिन दक्षिण बिहार की काफ़ी नदियाँ जो गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती, वो किसी और नदी के थ्रू गंगा में मिल रही हैं। कोसी की प्रमुख ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है अरुण, तामुर, सुनकोसी, दूध कोशी, तमाकोशी, इंद्रावती और लिखू खोला। अब कोसी नदी पे बाढ़ आती है, इसीलिए इसको शोक कहा जाता है। कारण है कोसी नदी बार बार अपने डायरेक्शन यानी अपना मार्ग चेंज करती है। मैंने आपको पहले ही बताया, हिमालयस की जो नदियाँ होती हैं वो अपना मार्ग ज़रूर चेंज करती हैं, उनकी आदत है मार्ग चेंज करना। कोसी इसमें सबसे ज़्यादा माहिर है। कोसी नदी ने बीते कई सालों में अपना काफ़ी ज़्यादा मार्ग बदला है, और इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में लोग दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। SCERT की बुक में लिखा है बिहार के लोगों की दोहरी ज़िंदगी, और उसमें लिखा है कि बाढ़ के कारण 4 से 5 महीने बिहार के लोग दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। महानंदा नदी, इस नदी का जो ओरिजिन है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में करसियांग के 6 किलोमीटर नॉर्थ में यानी ऊपर में हिमालय पर्वतमाला में चिमले के पास से होता है। यानी अप्रॉक्सीमेटली पश्चिम बंगाल के आसपास के एरिया से निकलती है।
यह नॉर्दर्न बिहार की सबसे पूर्व की नदी है, उत्तरी बिहार की सबसे पूर्व की नदी है, सबसे ईस्टर्न रिवर है ये। और बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में ये जाकर गंगा में मिल जाती है। आपको मैं साथ के साथ ये बताते जा रहा हूँ कि ओरिजिन कहाँ है और कहाँ पे ये मिल रही है गंगा से। बिहार में इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है, जो कि बहुत अधिक है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों में पेनोर, नागर, बालासन आदि शामिल है। अब बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, महाभारत श्रेणी जो है वहाँ पे इसका ओरिजिन है। बिहार में इसकी एंट्री सीतामढ़ी जिले से होती है। ठीक है, बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। कितनी है? 394 किलोमीटर। तो बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है वो 394 किलोमीटर्स है। अब नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो इसी नदी के तट के किनारे मौजूद है। इसकी सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरी रिवर जो हैं वो लाल बकिया कह लो इसको, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती है। पहले ये नदी जो थी ये बूढ़ी गंडक में जाकर मिलती थी, लेकिन अब ये कमला नदी में जाकर मिलती है और फिर कमला नदी के थ्रू कोसी में जाकर ये मिल जाती है। याद रहे, बूढ़ी गंडक एक ऐसी नदी कह लो जो बिहार से निकलती है और बिहार में जाकर ख़त्म हो जाती है। काइंड ऑफ दिस है। ठीक है, एक तो गंडक है, एक बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, बिहार में ही है। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण जिले में शुरू होती है, फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से निकलकर एंड में खगड़िया जिले में खगड़िया शहर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कुल इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर जो है वो है मसान, बलौर, त्यूर और धनौती। दक्षिणी बिहार की नदियाँ। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियों की। मेन जो उत्तरी बिहार की नदी थी वो मैंने ख़त्म कर दी हैं। अब इसके बाद बिहार के जलप्रपात और जो बिहार की नहरें हैं, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। बिहार की दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख जो नदी है वो है सोन नदी। इसको सोन नदी इसलिए कहते हैं, इसके कई कारण हैं सोन नदी कहने के वैसे तो, बट एक कारण जो इसका बालू जो है वो सोने की तरह चमकीला होता है, इस वजह से इसको सोन नदी कहा जाता है। सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन जो होता है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में के मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य से होकर बिहार के रोहतास जिले में एंट्री मारती है या प्रवेश करती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी भी गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है जो पटना के मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है यानी सहायक नदियाँ हैं वो है गौपद, रिहंद, कन्हर एवं उत्तरी कोयल। अब सोन नदी को लेकर एक खास बात यह है, इस पर कुछ डैम्स बने हुए हैं। सोन नदी पर डेहरी बांध, ठीक है, इसको डेहरी ऑन सोन भी कहते हैं। आपने सुना होगा, जो लोग बिहार के वो जानते होंगे। डेहरी ऑन सोन, रोहतास के पास वाले लोग। डेहरी ऑन सोन या डेहरी बांध रोहतास में। इंद्रपुरी बैराज का मतलब मैंने बता दिया, काइंड ऑफ डैम जिसमें बड़े बड़े दरवाजे होते हैं। इंद्रपुरी डैम या बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में ये सोन नदी पर बनाए गए हैं। पुनपुनी नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू पालमू झारखंड से निकलती है। ठीक है, बिहार में इसकी एंट्री गया से होती है और इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। फतुहा में गंगा में जाकर ये मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर यानी सहायक नदियों की बात करें तो मादर, बिलरो, राम रेखा, मोरहर, दीर्घा तथा बूताने। वैसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें याद रखो कि निकलती कहाँ से जाती कहाँ पे। ठीक है, पटना जिले के पुनपुन जो नगर है उसका नाम इसी पुनपुन नदी के थ्रू ही रखा गया है। नेक्स्ट इज कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी एक तरीके से इसके नाम के साथ पूरी परफेक्ट बैठती है। इसको भारत की सबसे अपवित्र नदी माना जाता है। माइथोलॉजी के थ्रू, कुछ पुरानी परंपराओं के थ्रू इसको सबसे अपवित्र नदी माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये जानते हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। बिहार का शोक कोसी
और बिहार की सबसे अपवित्र नदी कर्मनाशा। अपवित्र नदी का मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत गंदगी है, इसका कुछ और रीज़न है, मैं आगे बताऊंगा। इसका ओरिजिन कैमूर की पहाड़ियों से होता है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को तय करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसकी जो सबसे प्रमुख ट्रिब्यूटरी रिवर है वो है दुर्गावती। बिहार में इसको अपवित्र अनहोली मानते हैं क्योंकि इसका जैसा नाम है कर्मनाशा। अगर कोई व्यक्ति इसके पानी को टच करता है तो उसके कर्म, जितने भी अच्छे कर्म हैं, उनका नाश हो जाएगा। ये एक माइथोलॉजी है पुरानी जो लोग मानते थे। आज भी बिहार के काफ़ी लोग इस नदी को अपवित्र मानते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है नदियाँ अपवित्र नहीं होती हैं। ठीक है। नदियाँ आर दी सोर्स ऑफ वाटर, जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, बट कुछ माइथोलॉजी है जो चलती चली आ रही है, तो लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दैट। बट मेरा काम था बताना, इसका जैसा नाम है कर्मनाशा, मतलब इसको अपवित्र मान रखा है क्योंकि ये कर्म खत्म कर देती है, ऐसा माना जाता है। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, 192 किलोमीटर्स है। इसके बाद जो अगली नदी है बिहार के, दक्षिण बिहार की, वह है फल्गु नदी। फल्गु नदी गया के पास लीलाजन नदी और मोहाना नदी के संगम से मिलती है। इसके बाद गया से होते हुए अंत में पुनपुनी नदी में जाकर ये मिल जाती है। गंगा में नहीं मिलती, पुनपुनी में मिलती है, ध्यान रखना। पुनपुनी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर इसी फल्गु नदी के पास है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है मंदिर के हिसाब से। इसके अलावा ये नदी और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको पता है बोध गया बिहार में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए नदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार में अजय नदी है। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तरी बिहार की एक नदी और है जो मैंने नहीं पढ़ा इसमें, कमला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी काफ़ी पवित्र नदी मानते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बिहार की कुछ नदियाँ जो हमारे बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ऐसी नदियाँ जो बिहार की अर्थव्यवस्था को हर बार चोट पहुँचाती है। होप करते हैं कि भविष्य में इसका कुछ सुझाव निकलेगा। खैर, बीपीएससी की तरफ ध्यान देते हुए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कोई भी क्वेरी हो, मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर अच्छा पढ़ाया तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, एंजॉय कीजिए। सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ लीजिए और लुत्फ़ उठाइए पढ़ाई का। बाय।